नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो 2025 में टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप कह सकती हैं सचमुच छाया हुआ है, जेनरेटिव एआई। हाँ, बिल्कुल। ये अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है, बल्कि हमारी जिंदगी और काम का हिस्सा बन रहा है धीरे धीरे। सही बात है। हमारे पास ये जेनरेटिव एआई लर्निंग रोड मैप 2025 वाला दस्तावेज है और इसमें काफ़ी दिलचस्प जानकारी है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि ये जेनरेटिव एआई आखिर है क्या चीज़, ये काम कैसे करता है और इस रोड मैप के हिसाब से 2025 में इसका इतना जोर क्यों है। बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि इसे आसान रखें, मतलब ये बाकी एआई से अलग कैसे है, इसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, और हाँ, वो कौन से खास मॉडल्स हैं जिनका जिक्र इस रोड मैप में बार बार आता है। हाँ, और उनकी क्षमताएं, चुनौतियां, ये सब भी है ना। हाँ, वो सब, मतलब जो भी इस दस्तावेज में जरूरी बातें हैं उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, जेनरेटिव एआई है क्या, आसान शब्दों में। देखिए, सरल भाषा में कहें तो ये एआई का वो रूप है जो खुद से नया ओरिजिनल कंटेंट बना सकता है। ओरिजिनल कंटेंट? हाँ, जैसे कि टेक्स्ट लिख सकता है, तस्वीरें बना सकता है, कोड लिख सकता है, संगीत बना सकता है, कुछ भी। ये सिर्फ दिए गए डेटा को पहचानता नहीं है, अच्छा। बल्कि उससे सीखकर कुछ मौलिक, कुछ नया रचता है। ये डिस्क्रिमिनेटिव एआई से बिल्कुल अलग है। वो कैसे? डिस्क्रिमिनेटिव एआई क्या करता है फिर? डिस्क्रिमिनेटिव एआई सिर्फ वर्गीकरण करता है, मतलब डेटा को कैटेगरी में डालता है, जैसे ये ईमेल स्पैम है या नहीं। ओके। या ये तस्वीर बिल्ली की है या कुत्ते की, वो सिर्फ पहचानता है। समझ गई। और जेनरेटिव वाला? जेनरेटिव वाला वो डेटा के पैटर्न को सीखता है और फिर उसी पैटर्न पर बिल्कुल नया डेटा बना देता है। जैसे वो एक ऐसी बिल्ली की तस्वीर बना सकता है जो असल में है ही नहीं, पर बिल्कुल असली लगे। अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, तो रोड मैप इसके काम करने के किन सिद्धांतों पर जोर देता है, मतलब इसकी खासियतें क्या हैं? हाँ, रोड मैप इसकी कुछ खास क्षमताओं को बताता है। एक तो यही नया कंटेंट बनाना, फिर ये फीडबैक से लगातार सीखता है, बेहतर होता जाता है, अलग अलग जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, मतलब अडेप्टेबिलिटी अच्छी होती है, और बहुत बड़े स्केल पर काम कर सकता है, जैसे स्केलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। और इसे बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है, रोड मैप कुछ कहता है इस बारे में? हाँ बिल्कुल, दस्तावेज कहता है कि ये जरूरी है कि आउटपुट में विविधता हो, एक जैसा ना हो। इंसान और एआई मिलकर काम कर सकें, ऐसा डिजाइन हो। ओके। सिस्टम पर हमारा नियंत्रण हो, वो पारदर्शी हो, मतलब पता चले कि वो कैसे काम कर रहा है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो रोड मैप में भी है, क्या? कि ये मॉडल्स कभी कभी हैलुसिनेट कर सकते हैं। हैलुसिनेट? हाँ, मतलब वो पूरे भरोसे के साथ ऐसी जानकारी दे सकते हैं जो असल में गलत हो, फैक्ट्स गलत बता सकते हैं। तो ये एक चैलेंज है। अच्छा, ये जानना जरूरी है। अब रोड मैप इसे सीखने के लिए कुछ तैयारी की बात करता है, खासकर गणित और प्रोग्रामिंग की। ये क्यों जरूरी है? हाँ, रोड मैप इस पर काफी जोर देता है। देखिए, इसके पीछे का गणित समझना जरूरी है। लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर्स, मैट्रिसेस, ये सब डेटा को और मॉडल के अंदर जो लाखों करोड़ों पैरामीटर्स होते हैं उनको संभालने के लिए जरूरी हैं। फिर कैलकुलस है, जो मॉडल को सिखाने यानी ट्रेन करने का आधार है, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह। और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, वो डेटा के पैटर्न को समझने में मदद करते हैं। और प्रोग्रामिंग में तो पाइथन सबसे अहम है, ज्यादातर काम इसी में होता है, साथ में नमपाई, पैंडास जैसी लाइब्रेरीज डेटा संभालने के लिए। हाँ, ये तो सुना है। और फिर टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च जैसे डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स, ये असल एआई मॉडल बनाने और ट्रेन करने के लिए जरूरी हैं। रोड मैप इन्हें सीखने के मुख्य औजार मानता है। चलिए अब उन मॉडल्स की बात करते हैं जिनका जिक्र रोड मैप में है। ट्रांसफॉर्मर्स और डिफ्यूजन मॉडल्स आजकल बहुत सुनने में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और रोड मैप भी इन्हीं पर खासा ध्यान देता है। पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स की। बिल्कुल। इन्होंने टेक्स्ट समझने और लिखने में तो जैसे क्रांति ही ला दी है। हाँ, जीपीटी जैसे मॉडल है ना। बिल्कुल, जीपीटी इसी पर आधारित है। इनकी जो खासियत है वो है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। सेल्फ अटेंशन वो क्या होता है? उसे आप ऐसे समझिए कि ये मॉडल एक वाक्य या पैराग्राफ में शब्दों के आपसी संबंध को समझ सकता है, चाहे वो शब्द एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना हो। अच्छा। इसी वजह से ये लंबे टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट समझ पाते हैं, उसका सार निकाल पाते हैं। और रोडमैप बताता है कि अब ये सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं है। तो और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं ये? इमेज बनाने में, वीडियो बनाने में इनका रोल बढ़ता जा रहा है। कमाल है। और डिफ्यूजन मॉडल्स, रोड मैप इनके बारे में क्या कहता है? इनका तरीका तो काफी अलग लगता है। हाँ, डिफ्यूजन मॉडल्स का तरीका वाकई अनोखा है।
और रोड मैप इन्हें खासकर हाई क्वालिटी इमेज बनाने में बहुत शक्तिशाली बताता है। कैसे काम करते हैं ये? ये मॉडल पहले एक असली इमेज में धीरे धीरे करके शोर मतलब नॉइज मिलाना सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। नॉइज? अच्छा। हाँ, और फिर बिल्कुल उल्टा प्रोसेस करते हैं। वो उस शोर को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हटाकर एक एकदम नई साफ इमेज बना देते हैं। अरे वाह! स्टेबल डिफ्यूजन जैसे जो लोकप्रिय मॉडल्स हैं वो इसी तकनीक पर काम करते हैं। बहुत रियलिस्टिक इमेज बनाते हैं ये। लेकिन इसमें शायद काफी कंप्यूटिंग पावर लगती होगी। रोड मैप कुछ कहता है? हाँ, रोड मैप इशारा करता है कि इन्हें ट्रेन करना थोड़ा महंगा हो सकता है, कंप्यूटेशन ज्यादा लगती है। बेशक गैन्स और वीएस जैसे पुराने मॉडल भी हैं जिन्होंने नींव रखी थी, पर रोड मैप के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा हलचल यही दो ट्रांसफॉर्मर्स और डिफ्यूजन मॉडल्स मचा रहे हैं। तो रोड मैप 2025 में इनका असर कहाँ सबसे ज्यादा देख रहा है? किन किन फील्ड्स में? रोड मैप के मुताबिक तो लगभग हर क्षेत्र में। आप हेल्थ केयर को देख लीजिए, नई दवाओं की खोज तेज करने में मदद कर रहे हैं। मीडिया में कंटेंट बनाने में पर्सनलाइज खबरें, आर्टिकल्स, इमेज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोड लिखने में मदद कर रहे हैं, बग्स ढूंढने में। कोड लिखने में भी? हाँ, काफी हद तक। फाइनेंस में धोखाधड़ी पकड़ने में। और एक बड़ा ट्रेंड जिसका जिक्र रोड मैप में है वो है मल्टी मॉडल एआई। मल्टी मॉडल एआई? हाँ, मतलब ऐसा एआई जो एक से ज्यादा तरह के डेटा को समझता है और बना भी सकता है। जैसे टेक्स्ट पढ़कर इमेज बनाना स्टेबल डिफ्यूजन यही करता है। हाँ। या अब टेक्स्ट से वीडियो बनाना जैसे सोरा जैसे मॉडल कर रहे हैं। ये चीजें अब आम होती जा रही हैं। ये क्षमताएं तो वाकई कमाल की हैं, लेकिन इनके साथ कुछ चिंताएं, कुछ चुनौतियां भी होंगी। क्या रोड मैप इनसे जुड़ी बातों का भी जिक्र करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। और रोड मैप इस बात पर बहुत जोर देता है कि इतनी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सही बात है। दस्तावेज में रिस्पॉन्सिबल एआई यानी जिम्मेदार एआई विकास की जरूरत को बार बार रेखांकित किया गया है। रिस्पॉन्सिबल एआई, इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है ऐसे एआई सिस्टम बनाना जो पारदर्शी हों, जिनमें पक्षपात न हो, जो सुरक्षित हों और जिनकी जवाबदेही तय की जा सके। अच्छा, पारदर्शिता, निष्पक्षता। हाँ, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग डेटा में अगर कोई बियाज है, कोई पक्षपात है, तो वो मॉडल के आउटपुट में भी आ सकता है। पर डीप फेक का खतरा है, गलत सूचना फैलाने में इनका इस्तेमाल हो सकता है, कॉपीराइट के मुद्दे हैं, डेटा प्राइवेसी है, ये सब गंभीर चुनौतियां हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी मुद्दे हैं। इसीलिए रोड मैप कहता है कि ये जरूरी है कि इनका विकास और इस्तेमाल सोच समझकर और सही दिशा में हो। तो हमने आज जेनरेटिव एआई लर्निंग रोड मैप 2025 के जरिए काफी कुछ समझा। जेनरेटिव एआई क्या है, ये कैसे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर्स और डिफ्यूजन जैसे जो मुख्य मॉडल हैं वो क्या कर रहे हैं। हाँ, और इनका असर कहाँ पड़ रहा है। बिल्कुल, और सबसे जरूरी जिम्मेदार विकास क्यों जरूरी है। ये फील्ड वाकई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ, बहुत तेजी से। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, जिसका इशारा रोड मैप में भी कहीं ना कहीं है। क्या सवाल? कि जैसे जैसे ये एआई और ज्यादा काबिल होते जाएंगे और हमारे रोजमर्रा की चीजों में, हमारी रचनात्मक प्रक्रियाओं में शामिल होते जाएंगे, तो इंसान की अपनी क्रिएटिविटी और एआई द्वारा बनाए गए कंटेंट के बीच की जो लकीर है वो कहाँ होगी? सोचने वाली बात है। इस नई दुनिया में असली या मानवीय होने का मतलब क्या रह जाएगा? मौलिकता क्या होगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचते रहना होगा।